मसला ये है कि देखिए, जैसे अभी मोइज साहब भी कह रहे थे, अभी वो खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर है, चीज़ काम ठीक होना, हम शायद हम सबको पता है कि 63 गलत फैसला था या दुरुस्त तशरीह नहीं थी, और बहुत कुछ उसके अंदर किया गया, जिस तरीके से कराया गया वो भी हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन एक होता है कि दुरुस्त तरीका अडॉप्ट करना। जो हो रहा है ये बसद एहतराम दुरुस्त तरीका काम, मार धाड़ ज़्यादा है, उजलत ज़्यादा नज़र आती है आपको कि बस ये काम करना है जी, और ये बस जल्दी जल्दी करना है। नहीं तो आपको पता है रिव्यूज़ लगते हैं, चाहे एक दिन समाअत हुई, फिर उसमें डिले आ गया, फिर समाअत हुई। यहाँ तो डेली बेसिस पे हेयरिंग शुरू हो गई है। तो लगता है कि कुछ उजलत भी है, कोई ड्राइविंग फोर्स है इस सारे मामले के पीछे। जी, यकीनी तौर पर कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स तो है, लेकिन आप ये देख लें कि उजलत तो क्या, ताख़ीर तो बहुत हो चुकी है ना, और वो अननेसेसरी इसको टाइम जो है इसको डिले किया गया। जब आपने आइन को अदालती फैसले के ज़रिए तशरीह के नाम पर रीराइट कर दिया, आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आपके पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में आया, और उससे पहले एक एप्लीकेशन भी आई हुई थी 184(3) की, फिर आपने 186 और 184(3) के मुकदमात को क्लब करके आपने एक साथ फैसला दिया। तो मतलब ये आपने मजाक ही किया था ना। तो जिस तरीके से जो चीज़ गलत हुई है, गलत चीज़ को दुरुस्त करना, जो कि मेरे ख्याल से बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें खासी ताख़ीर हो चुकी है। लेकिन अब इस वक्त बहुत से लोगों को एतराज़ ये है कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायरमेंट के करीब हैं, तो ये केस जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई और सुने। मेरा सवाल ये है कि जो गलती अगर हुई माजी में, ऑलरेडी 27 मंथ्स पास हो चुके हैं, तो उस गलती की तस्हीह के लिए कोई भी वक्त हो, उस पर एतराज़ किस बात का। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से बहुत से लोग एलर्जिक हैं। अब मैं क्वेश्चन ये करता हूं कि आपको जस्टिस मुनीब अख्तर से आप एलर्जिक नहीं हैं, आप चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से एलर्जिक हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का तो ये डिसीजन 63A वाला, ये आपने तशरीह के नाम पर आइन को रीराइट किया, लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का कोई एक फैसला मुझे ऐसा बता दें जिसमें उन्होंने आइन को रीराइट किया हो। यानी आप उनके 13 जनवरी वाले फैसले के ऊपर जिसमें कहते हैं कि सिंबल ले लिया, वो सिंबल लिया नहीं। इलेक्शन एक्ट पर जब अमल दरामद एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही थी, तो ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंस उसको जो है वो भुगतना पड़ा। और उसके बाद भी जब इलेक्शन कमीशन ने बकौल लोगों के, वैसे तो मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बड़ी दुरुस्त तरीके से उस फैसले की तशरीह की। अगर उसने गलत तशरीह भी की थी, तो फिर आपके पास जो है फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर जाकर लीगल रेमेडी लेते, वो भी मिली। ये लाडलापन जो है ना, ये खत्म होना चाहिए इस मुल्क में। और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो बात कर रहे हैं मोइज जाफरी साहब, मैं इनकी तकरीबन तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं। अक्सर हमारा इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन आज जो बात इन्होंने की है उस बात से मैं मनोअन जो है वो इत्तेफाक करता हूं। और बिल्कुल अब चीज़ें आपकी बात से भी इत्तेफाक है कि हिस्ट में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जिस दिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पहले दिन बेंच में शामिल नहीं हुए, तो फिर उसी दिन बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब की तरह। वो तो उठे थे और आधे घंटे के बाद दोबारा बेंच असेंबल होकर बैठ गए। बट उस वक्त वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला भी नहीं था ना। बट अगर इसको हम यहाँ मोइज जाफरी साहब, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मुझे लगता है कि ये तासुर नहीं आना चाहिए, खुदा न खास्ता, निहायत एहतराम से कह रहा हूँ, कि कुछ ना इनको क्लूड करके एग्जीक्यूटिव के साथ कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बसद एहतराम, मैं इट्स अ वेरी लोडेड थिंग टू से, बट प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम होना एंड उजलत में, और जैसे कोई इंतजार कर रहा है कि फटाफट जी वो नई कमेटी और ये हो और मुनीब साहब निकलें और फलाना आ जाए, फिर जज साहब, चीफ जस्टिस साहब एक लंबा चौड़ा खत लिखें, फिर मुनीब साहब कहें कि इसमें नहीं, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन थे उनका जवाब नहीं दिया गया। बट सवाल ये जो अली जफर साहब आज कर रहे हैं, चले मैं अगर आज पर आ जाता हूँ कि जब तक मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे, ये 3 मेंबर्स बैठने चाहिए, 2 के साथ नहीं बन सकता, नहीं डिसाइड हो सकता। हाउ वैलिड डू यू थिंक हिज आर्गुमेंट इज? सर देखिए, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा मुनीब साहब, क्योंकि आपने जो पहला तज्जिया किया है मैं उस पर भी कमेंट करना चाहता हूं और फिर अली जफर साहब के दलाइल की तरफ आना चाहता हूं। आप जो ये लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। काजी साहब की एक पूरी हिस्ट्री है जिसके अंदर उन्होंने ऑर्डिनेंसेस के हवाले से एक पोजीशन ली है कि ये बिल्कुल जब मतलब घर को आग लगी हो, जब अगर ज़रूरत हो तो आप मुकन्नना को सस्पेंडेड छोड़ के इंतज़ामिया फ़ैसला कर सकती है कि इस कानून की ज़रूरत है। ये कानून जो है वो अपने बाय देयर वेरी नेचर वो टेम्पररी होते हैं और वो कानून नहीं समझे जाते, वो अलील होते हैं, उनको पार्लियामान की स्टैंपिंग ज़रूरी होती है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और लेयर लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के चैलेंज के खिलाफ जो मेजॉरिटी फैसला लिखा, जिसका हवाला मंसूर अली शाह साहब ने दिया, उसमें काजी साहब ने भी कहा कि ये ज़रूर हमारी ही डोमेन थी, लेकिन इसके अंदर एक डोमेन कंकरेंट पार्लियामान की भी थी। अब पार्लियामान ने अगर कुछ कर दिया है
तो इससे आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही फैसले करेगी। यानी कि ये एक बेसिस था जिसकी वजह से कोर्ट ने एग्री किया कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, इनसे आगे अगर कोई स्टैंडर्ड रखे जाएंगे तो कोर्ट रखेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ऊपर जो मेजॉरिटी बनी थी वो इस शर्त पे बनी थी कि ये डोमेन सुप्रीम कोर्ट की ही है। अब एक ऑर्डिनेंस आती है जिसके आपने माजी में खिलाफ खड़े हुए हैं, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस जो है वो एक ऐसे कानून को तरमीम करती है जिसका बैलेंस जो है वो स्ट्राइक ही इस शर्त पे हुआ है कि अब बस और अब आइंदा जो है सुप्रीम कोर्ट आगे फैसले करेगा। और फिर उस ऑर्डिनेंस का मतन जो है वो डायरेक्टली उस बैलेंस को अफेक्ट करता है, और इस तरह अफेक्ट करता है कि जिस नियत से पहला एक्ट लाया गया था उस नियत की कंप्लीट उलट हो जाती है कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर की पोजीशन है वो तकरीबन बहाल हो जाती है। और आपकी राय मास्टर ऑफ द रोस्टर के हवाले से आया है कि आपने कहा था ये कानूनी तौर पे एक घटिया अमल है आदमी का अपने आप के अंदर ताकत जमा कर लेना, ये ईमान के हवाले से एक घटिया अमल है, ये ईमान के हवाले से कंसेंसस बिल्डिंग के खिलाफ है, ये कुरान के इंजक्शन के खिलाफ है, ये सारी बातें आपने की होती हैं। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस आती है, उस ऑर्डिनेंस के चंद घंटों बाद आप उस पर अमल कर देते हैं। उस अमल के ऊपर जब सेकंड सीनियर मोस्ट जज की राय आती है तो आप उस राय को इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो है वो बेंच का हिस्सा ही नहीं बनते। और ये आप क्यों कर रहे हैं मुनीब साहब? अलाउ मी दिस, आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बहुत सारी लार्जर बेंचेस बनाएं जिसके अंदर छुपी हुई एक लार्जर बेंच हो जो कि अगले दिन बैठनी है, बाकी लार्जर बेंचेस की कोई तारीख मुख्तस ना हो। और वो लार्जर बेंच किस बात पे बैठनी है? आइन की एक तरमीम के, आइन की एक शिक की हवाले से फैसला जो अगर वापस से बहाल हो जाए तो उसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत हो जाएगी, और एक मुमकिन आईनी तरमीम जिसका अब मुसव्वदा सबके सामने है, जो कि कोशिश की गई थी मुसव्वदा दिए बगैर पास करने की, उसके अंदर तरमीम आ जाए जिसके अंदर गुंजाइश पैदा होती है इस कोर्ट की हैयत बदलने की। अब मैं, अगर ये तीनों शराइत में कोई एक कमी होती, अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं होती तो शायद आप हक बजानिब होते मेरी बात को रद्द करने के। अगर ये ऑर्डिनेंस के तहत ये बैलेंस को मजीद सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा होता तो शायद आप हक बजानिब होते। और अगर इस वक्त सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में ये 63A वाला केस होता तो शायद शक करने का आपको इजाजत होती। सर 73 ऐसे लोग हैं जिनको मिलिट्री ट्रायल पेंडिंग की वजह से कस्टडी में रखा गया है, एक ऐसी सिचुएशन में जिसको 5 जजेस की बेंच ने इलीगल करार दे दिया है। वो केस एक स्टे ऑर्डर पे चल रहा है पिछले साल से ज्यादा और फैसला नहीं हो पा रहा क्योंकि बेंच जो है वो कभी 6 की बनती है, कभी 5 की बनती है। अच्छा, उस बेंच के अंदर भी जो प्रिजाइडिंग जज थे जिन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था वो जज थे जिन्होंने इससे पहले बनी हुई बेंच के अंदर बैठने से इस बात पे इनकार कर दिया था कि वो कानूनी तौर पे बनी हुई बेंच नहीं है, और वो रिक्यूज नहीं कर रहे लेकिन वो बेंच से हट रहे हैं। और वो थे तारिक मसूद साहब जिन्होंने ये ऐलान काजी फैज साहब के साथ करते हुए इनिशियल बेंच को छोड़ा था, और फिर इनको बेंच का वापस से हिस्सा भी इस बुनियाद पे बना दिया था कि नहीं आपने रिक्यूज तो नहीं किया था। अब आ जाए अली जफर साहब की बात पे। अली जफर साहब चाहे वो पुराना कानून हो या नया, वो कहता है कि द 2 सीनियर मोस्ट जजेस एंड अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। पुराना कानून कहता था द 3 सीनियर मोस्ट जजेस। अब जब दूसरा सीनियर मोस्ट जज ही नहीं है तो मुनीब साहब इसमें आपको कानूनदान की तो जरूरत नहीं है ना कि आप कह दें कि चले फिर तो कमेटी नहीं हुई ना। यानी कि मास्टर ऑफ द रोस्टर को डाइल्यूट किया गया। तो अभी भी जो शक्ल है ऑर्डिनेंस के बाद वो तो ये है ना कि ठीक है आप रबर स्टैंप के लिए ही सही सीनियर प्यूनी जज को साथ मिलाएं और फिर उसकी बात को आप रोड रोल कर दें अपने पिक। बट इफ द सीनियर प्यूनी जज refuses to sit, Moisa, what happens then? Well, I would think that the committee does not have quorum. Okay. And if that needs to be answered, then at the very least मुनीब साहब, अगर इसके वजह से एक कानूनी इबाम पैदा हो जाता है तो फिर इसकी तशरीह की जरूरत है। और अगर तशरीह भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करनी है तो 3 तो बिठाने हैं ना। ये 3 की कमेटी में 2 बैठ के कैसे फैसले कर रहे हैं? बिल्कुल।